नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 23 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, आज हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस है। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो उस दिवस से रिलेटेड परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे, डिटेल करेंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस हमारे देश में हर साल मनाया जाता है आज ही की तारीख पे 23 दिसंबर को 2025 में। साथियों, यह 123वां जयंती है। 123वां जयंती है किसका? तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। ये तस्वीर आपको सामने दिख रही है साथियों। किसान नेता चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। और साथियों, प्रधानमंत्री बने थे लेकिन बहुत कम समय था इनका, बहुत कम कार्यकाल था। बहुत कम कार्यकाल के लिए यह प्रधानमंत्री बने थे। इस नाते साथियों, इस नाते यह संसद के सदन में कभी भाग नहीं ले पाए। संसद के किसी भी सदन में, किसी भी कार्यवाही में, कभी भी संसद में कभी भी भाग नहीं ले पाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, कभी भी भाग नहीं ले पाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर आप करेंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो बहुत कम समय था इनका, बहुत कम कार्यकाल था। इस नाते यह जो है संसद के सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के सदन का चेहरा भी नहीं देख पाए थे, तो ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे साथियों। अब करते हैं साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन। कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन देखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हमारे भारत में नई दिल्ली में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त व्यापार और निवेश समिति जीटीआईसी का गठन किया? तो उत्तर साथियों, उत्तर नीदरलैंड, डचलैंड। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में पहला जेएनजेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? उत्तर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संस्थान द्वारा रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया गया? उत्तर इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की? उत्तर मेघालय राज्य ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? उत्तर उत्तर आर्याना साबालेंका को लगातार दूसरी बार। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में एसआईईएस श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। अगला प्रश्न था, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर होगा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, डिटेल लिखिएगा। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025, एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में भारतीय और विश्व क्रिकेट में योगदान देने के लिए जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, इनको सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पीएम मोदी ने किस स्थान पर 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया? महत्वपूर्ण साथियों, एक फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना का शिलान्यास किया गया है असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में एक फर्टिलाइजर प्लांट का अभी हाल ही में शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया गया है। 10,601 करोड़ रुपए का ये प्लांट रहेगा। देखिएगा, पीएम मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को असम के डिब्रूगढ़ में 10,601 करोड़ रुपए का अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर का शिलान्यास किया, जिसकी क्षमता 12.7 लाख टन रहेगी। 12.7 लाख टन इस यूरिया का उत्पादन होगा इस प्लांट में हर साल, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 26वां सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? महत्वपूर्ण साथियों,
ये जो राज्य लोक सेवा होता है जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये सभी का एक सम्मेलन हुआ है हमारे देश में, 26वें क्रम का सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किया है, उद्घाटन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने। 26वें क्रम का लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ है। देखिएगा डिटेल कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26वां लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष का सम्मेलन का उद्घाटन किया और अध्यक्षता भी किया। यहाँ पर साथियों यूपीएससी लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न, फैक्ट और जीके आप याद रखिएगा। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अगर पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी कौन थे, तो रोस बारकर प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। इस लोक सेवा आयोग का गठन इतिहास में कब हुआ था, तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के भारत शासन अधिनियम या 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर हमारे संविधान में साथियों, भारतीय संविधान में भाग 14, भारतीय संविधान में भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? उत्तर होगा ऑपरेशन हॉक आई। याद रखिएगा, ऑपरेशन हॉक आई अमेरिका और जॉर्डन की सेना के द्वारा संयुक्त रूप से सीरिया देश में चलाया गया। और कहां पर? आईएसआईएस के ठिकानों पर। देखिए, अमेरिका ने जॉर्डन के सहयोग से सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर ऑपरेशन हॉक आई चलाया। और ऐसे ही साथियों ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप अगर आपसे पूछा जाए, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप ये क्वाड ने चलाया। क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश है साथियों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। चारों देशों ने मिलकर के ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप नामक एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य है फील्ड ट्रेनिंग करना। फील्ड ट्रेनिंग कहां पर? तो गुयाम में। क्वाड का गुयाम में फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास क्या नाम था? ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। और ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप में किसने किया? तो क्वाड देशों ने किया। क्वाड में सदस्य कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसके अलावा साथियों 2025 में जो भी महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, इसको देखिएगा। 2025 का महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान 2025 देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के दृष्टि से इसको आपके लिए कलेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पहला है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमला किया गया था। लश्कर तैयबा जैसे जो आतंकी संगठन है उनको निशाना बनाया गया था। आतंकी विरोधी यह अभियान था ऑपरेशन सिंदूर मई 2025। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब साथियों ये यूक्रेन ने चलाया था रूस के विरुद्ध। यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया और ड्रोन से हमला किया था रूस में। ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा साथियों हमारे भारत में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन शिवा। प्रशासन गांव की ओर दिसंबर 2025 में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाना। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा। ऑपरेशन सागर बंधु। देखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु साथियों ये चक्रवात दितवाह आया था, उसी चक्रवात दितवाह के बाद हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो पड़ोसी देश जो इससे पीड़ित थे उनके लिए एक मानवीय सहायता अभियान ऑपरेशन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां प्रश्न है, सैफ महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब किसने जीता? सैफ ये साथियों दक्षिण एशियाई संगठन का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। सैफ महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब ये जीता है हमारे भारत के क्लब ईस्ट बंगाल ने। महिला है साथियों, ध्यान रहे, ये टीम है हमारी। सैफ महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब जीत लिया ईस्ट बंगाल हमारे भारत के। इसका डिटेल देखिएगा, ये पहला महिला फुटबॉल लीग है, पहला महिला फुटबॉल लीग है। इसका आयोजन नेपाल में हुआ और फाइनल इसका दशरथ स्टेडियम काठमांडू में संपन्न हुआ। दशरथ स्टेडियम काठमांडू में फाइनल संपन्न हुआ। इसमें पहली बार हमारे भारत की कोई भी महिला क्लब जिसका नाम है ईस्ट बंगाल उसने नेपाल क्लब को हरा करके जीता।
मतलब जो हमारे ईस्ट बंगाल है बड़ी पुरानी क्लब है, लेकिन ईस्ट बंगाल महिला जो क्लब है साथियों वो हमारे भारत से बाहर जाकर के पहली बार कोई टूर्नामेंट जीती है। कहाँ पे? नेपाल में। इस टीम का यह पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब है। याद रहे, ईस्ट बंगाल हमारे भारत का सबसे पुराना क्लब भी है। फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित और भी टूर्नामेंट देखिएगा साथियों। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित ही है। संतोष ट्रॉफी, इसके अलावा साथियों डूरंड कप, डूरंड डूरंड कप हमारे देश में फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, टर्नर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? टर्नर पुरस्कार 2025 अभी हाल ही में नैना कालू को प्रदान किया गया। नैना कालू, नैना कालू को टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया। आप सिंपल याद रख लीजिएगा, टर्नर पुरस्कार नैना कालू। और ये साथियों, ये पुरस्कार का थोड़ा सा डिटेल देखें, कौन देता है, क्यों दिया गया। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा टर्नर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2025 में नैना कालू जो स्कॉटलैंड देश के हैं इनको प्रदान किया गया। टर्नर पुरस्कार की शुरुआत 1984 ईस्वी में होती है, जो मूर्तिकार और चित्रकार को दिया जाता है। लेकिन इस बार 2025 में साथियों यह पुरस्कार नैना कालू को दिया गया। ये न प्रसिद्ध चित्रकार और न मूर्तिकार है। ये क्या है? यह विश्व की पहली सीखने में अक्षम कलाकार है। यानी कि जिनको लर्निंग में थोड़ा दिक्कत होता है, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है सीखने में अक्षम कलाकार। तो नैना कालू विश्व की पहली सीखने में अक्षम कलाकार हैं, जिनको यूके का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। किस देश की है? स्कॉटलैंड देश की है। अगला देखिएगा, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, टाइगर कॉरिडोर एक बनाया जा रहा है और यह पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर है। इसको विकसित किया जा रहा है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश में टाइगर के आवागमन के लिए, टाइगर को एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व जाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए साथियों, टाइगर से संबंधित, टाइगर रिजर्व से संबंधित जितना कुछ भी हमारे परीक्षा में हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक सब आपके लिए कवर किए हैं। देखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश ने कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व में 961 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर का निर्माण की घोषणा की। कॉरिडोर मतलब होता है साथियों गलियारा। जैसे आप अपने घर से, एक मुख्य सड़क होता है, दूसरे घर या मोहल्ले या शहर में जाते हैं और एक और शॉर्टकट अगर गली दे दिया जाए तो इसको आप कहेंगे ये गलियारा है, ये कॉरिडोर है यहाँ जाने का। तो ऐसे ही एक कान्हा मान लेते हैं हम, मध्य प्रदेश राज्य का मैप है, तो एक कान्हा यहाँ पर है, पन्ना यहाँ पर है, बांधवगढ़ यहाँ पे है, पेंच यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ टाइगर को जाने के लिए एक नया कॉरिडोर गलियारा डेवलप किया जाएगा, जिससे चारों टाइगर रिजर्व में सभी बाघ आसानी से आवागमन कर सके और मानवीय गतिविधियों से भी दूर रहे। और इन्हीं के लिए स्पेशली यह कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। अद्भुत है, इस नाते हमारे परीक्षा में ये रहेगा। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश साथियों, टाइगर स्टेट। और सर्वाधिक चीतों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक चीता, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला भी राज्य है और सर्वाधिक वनावरण अभिक्षावरण वाला क्षेत्रफल के दृष्टि से भी राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ दो बात साथियों, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को, स्टैटिक जीके को हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमसे अगर यूपी में टाइगर रिजर्व की स्थिति पूछा जाए तो हम उसके लिए आपके लिए कंटेंट इकट्ठा किए हैं। देखिएगा, इसको आप देखिएगा साथियों, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व जो 1987 में स्थापित किया गया था। लखीमपुर खीरी और बहराइच उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा। दूसरा देखेंगे 2014 में टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये साथियों यह बाघों की संख्या दोगुनी किया था, इस नाते इसको TX2 पुरस्कार भी मिला है। यूपी में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व साथियों, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है, बिजनौर में है और यह जिम कार्बेट का ही बफर क्षेत्र है, उसी का ही संरक्षित क्षेत्र है। चौथा चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह चित्रकूट जिला में है और बुंदेलखंड का पहला और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था। 2022 में इसको अधिसूचित किया गया था। और पांचवा देखेंगे तो सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको इसको साथियों टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पांचवा टाइगर रिजर्व जो बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा में। अगर देखें साथियों, आपसे पूछा जाए कि 4 या 5 है
तो आप प्रश्न को पढ़ के सावधानी पूर्वक उत्तर करिएगा। यहाँ हमने 5 पढ़ा है, लेकिन जो अमनगढ़ है ना, इस अमनगढ़ को कहीं कहीं टाइगर रिजर्व नहीं माना जाता, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट का ही विस्तारित रूप है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का ही विस्तारित रूप है अमनगढ़, तो इसको नहीं मानेंगे तो 4, इसको लेंगे तो 5 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने भारत में कितने टाइगर रिजर्व है। भारत की स्थिति को देखते हैं साथियों। यहाँ से जो प्रश्न हमारे बन सकते हैं उसको देखिएगा। तो पहली बात कि हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व इस समय हो गए, तो हमारे देश में इस समय वर्तमान में टाइगर रिजर्व 58 हो गया। 58 टाइगर रिजर्व। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा, तो माधव टाइगर रिजर्व 58वां मध्य प्रदेश का है। माधव टाइगर रिजर्व हमारे देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना। 58 टाइगर रिजर्व हो गए वर्तमान में। 18 से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है हमारे देश का जो टाइगर रिजर्व है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था बाघों के संरक्षण के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में टाइगर है साथियों। और टाइगर रिजर्व के मामले में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में 6 थे, लेकिन अभी टॉप पर मध्य प्रदेश हो गया है टाइगर रिजर्व के मामले में। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा संख्या वाला राज्य तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में साथियों 6 ही है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो नागार्जुन श्रीशैलम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में है। और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये साथियों नेशनल पार्क भी है, ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। जिम कार्बेट का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम हुआ जिम कार्बेट, और फिर जिम कार्बेट से भी इसका नाम बदल के रामगंगा हो गया साथियों। रामगंगा, जिम कार्बेट का नया नाम रामगंगा हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9 वर्ष का प्रतीक महोत्सव लोसर किस राज्य में प्रारंभ हुआ। उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार लद्दाख। लद्दाख प्रांत में बौद्ध समुदाय के लोगों के द्वारा 9 वर्ष का प्रतीक लोसर महोत्सव मनाया जाता है। हालांकि जहां जहां बौद्ध समुदाय के लोग हैं वहां वहां यह उत्सव मनाया जाता है। लोसर को देखिएगा, लो मतलब होता है नवीनतम नया, और सर का मतलब होता है वर्ष, वर्ष या साल। इस प्रकार लोसर का मतलब हुआ नया साल, लोसर का शाब्दिक अर्थ हुआ नया साल। लद्दाख में भी मनाया जाता था, और इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में भी ऑप्शन में रहे अरुणाचल प्रदेश, तो उसको भी टिक करिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी बौद्ध लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों जगह मनाया जाता है। लद्दाख के बारे में थोड़ा डिटेल, लद्दाख में अभी हाल ही में रविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। और लद्दाख का प्रांत 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए आंदोलनरत है, और चर्चा में भी थे साथियों। चर्चा में थे फुनसुक वांगडू 3 इडियट जो मूवी बनी थी उनके ऊपर, उनका मूल नाम क्या है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक चर्चा में क्यों, तो अपने लद्दाख प्रांत को वो 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भूख हड़ताल आंदोलन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में मेहर कैस्टेलिना का निधन हो गया, जिनका संबंध है। मेहर कैस्टेलिना परीक्षा में संभावित साथियों, आप शायद ही इनका नाम सुने हो, मेहर कैस्टेलिना। ये हमारे भारत के साथियों, और यह भारत की पहली महिला मिस इंडिया थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, इस नाते चर्चा में हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। तस्वीर है देश की पहली महिला मिस इंडिया। मिस इंडिया है साथियों, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड नहीं है देश की पहली। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिया गया है। देश की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये कौन थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, सीजेआई नहीं, सिर्फ जज थी। और देश की पहली महिला आईएएस पूछा जाए तो अन्ना जार्ज आप उत्तर करेंगे। अन्ना जार्ज देश की पहली महिला आईएएस। और देश की पहली महिला आईपीएस अगर पूछा जाए तो आप उत्तर क्या करेंगे, किरण बेदी। किरण बेदी। आगे डिटेल देखिएगा इस प्रश्न का साथियों। 1964 में देश की पहली मिस इंडिया बनी। देश की पहली मिस इंडिया बनी 1964 में। नाम इनका क्या है साथियों, नाम है इनका मेहर कैस्टेलिना। मेहर मेहर कैस्टेलिना। अच्छा, यहाँ पर 2 प्रश्न और है। देश की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, देश की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, रीता फारिया। ये इनका तस्वीर है, ये रीता फारिया है। रीता फारिया देश की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया। और ये तस्वीर है साथियों सुष्मिता सेन का, जो देश की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। देश की, हमारे भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। और देश की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। और देश की पहली मिस इंडिया जिनका हाल ही में निधन हो गया 1964 में बनी थी, मेहर कैस्टेलिना।
तो ये था साथियों आज का 23 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए साथियों। और गर्व सीरीज चैनल पर अपने अगला वीडियो अपलोड हो गया, जाइए उसको पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।